हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। आई completed my masters in geotechnical engineering specialization from NIT Warangal. I cleared many examination. Today we are discussing a very important topic, bridge engineering. Bridge engineering डिस्कस करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इरिगेशन हमने पढ़ा। इरिगेशन में हमने एक एक टॉपिक मैंने आपको लेसी हो चाहे कैनेडी हो प्रॉपरली विस्तार से एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए। लेकिन होता क्या है, जब भी हम ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, या एयरपोर्ट की बात करते हैं, टनल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हार्बर की बात करते हैं, या अगर आप सर्वेइंग में फील्ड एस्ट्रोनॉमी में चले जाए, हम ऐसे टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। हम सोचते हैं इससे क्वेश्चन आएंगे कितने, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, तो उससे बड़े टॉपिक को छोड़ दो, क्या मतलब है पढ़ने का। लेकिन होता क्या है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो यही 2-3 क्वेश्चन आपको अखर जाते हैं। बिकॉज दीज, अगर अब मैं ऑन एवरेज भी अगर मान के चलूँ इनके क्वेश्चंस की, ये 8 से 10 क्वेश्चन भी आए, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका 15 मार्क्स से 20 मार्क्स तक का ऑन एवरेज ये आपको नुकसान दे जाता है अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता है। और आपको कई बार ये बेनिफिट दे जाता है अगर ये आपने पढ़ रखा होता है। अगर आपने इसके क्वेश्चन बना लिए तो इससे आपका हो सकता है आपकी रैंक बढ़िया लग जाए, आपको डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए, इसके साथ ही साथ सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग हुआ, एयरपोर्ट हुआ, या और भी बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हुए, इन टॉपिक्स का अगर मुझसे पूछा जाए कि बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, तो मैं बोलूँगा कि आप इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके, जितने टाइप के क्वेश्चन आज तक बने, आप सब लगा लीजिए और उससे रिलेटेड थ्योरी आप बुक से पढ़ लीजिए। तो वही मैंने आपके लिए किया। मैंने किया है कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन एक तैयार किया है पूरा ब्रिज इंजीनियरिंग का, और उसी के थ्रू में आपको बाय कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग क्वेश्चंस वी आर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट्स। माने हम क्वेश्चंस के थ्रू, उसके आंसर से, एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ब्रिज इंजीनियरिंग के मार्क्स सिक्योर करना चाहेंगे। एक और बात, और मेरे आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बेस्ट विशेस और आप लोगों के प्यार की वजह से वी आर क्रॉसिंग 100 सब्सक्राइबर एंड 1000 व्यूज। सो थैंक यू वेरी मच गाइस टू सपोर्टिंग अस। तो सबसे पहले हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे स्पैन ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ ब्रिज, वेल फाउंडेशन, कॉफर डैम, ब्रिज बियरिंग, लोडिंग कंडीशंस, इम्पैक्ट फैक्टर, एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज, स्क्यू ऑफ ब्रिज एंड FE415। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बुक उठा के देख सकते हैं, आपको इनके क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं इसके अप्रोच बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप इसमें गलती ना करें, इसमें आपका नहीं कटे। क्योंकि देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आदमी का कटेगा तब जब आदमी को पता होगा। तो इसलिए अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपका कटना तो तय ही है, एक तरह से समझ लीजिए। क्योंकि जब नहीं आता तो कटना तो तय है। तो इसमें हमारा ना कटे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली समझें और इसके क्वेश्चंस को लगा पाए। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक है स्पैन ऑफ ब्रिज। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई 150 मीटर का के ऊपर का स्पान है, बताइए कौन से टाइप का ब्रिज आप यूज करेंगे। 4 ऑप्शन दे देता है। 800 मीटर के ऊपर का स्पान है, कौन सा टाइप का ब्रिज यूज करेंगे, नाम बताइए। 4 ऑप्शन आते हैं। बेसिकली जैसे 800 मीटर से ऊपर का तो हम लोग जनरली सस्पेंशन ब्रिज पे टिक करते हैं, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि रेंज क्या है। तो एक रेंज का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जो मेसिनरी आर्क ब्रिज होता है वो 3 to 15 मीटर स्पान के लिए होता है। स्लैब ब्रिज जो होता है वो होता है अप टू 9 मीटर के लिए। देखिए, आज का लेक्चर अगर आप कान में ईयरफोन लगा के केवल सुन भी लेंगे ना ढंग से, तो मैं 100% बता रहा हूँ, अगर मैं आज आपको 10 चीजें बताता हूँ और उसमें से अगर आप 8 चीजें भी समझ लेते हैं ढंग से, और 8 चीजें आपको याद रह जाती हैं, और उन 8 चीजों में से 4 के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तब भी आप ये सोच के चलिए आपका ही बेनिफिट है। तो इसलिए कोशिश करिएगा इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने, यही कोशिश रखिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितने क्वेश्चन इसके अभी तक के बने हैं और जितना इसका थ्योरेटिकल पार्ट मुझे बुक से मिल रहा है, ये जो भी इसके कॉन्सेप्ट मुझे बुक से मिल रहे हैं, वो मैं आपका पहुंचा सकूं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए, और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो सबसे पहले मैसनरी आर्क ब्रिज बताया मैंने 3 to 15 मीटर, स्लैब ब्रिज बताया अप टू 9 मीटर, गर्डर एंड बीम ब्रिज 10 to 60 मीटर, सबसे इंपॉर्टेंट सस्पेंशन ब्रिज 300 to 2300 मीटर तक, ट्रस ब्रिज 30 to 375 मीटर तक।
अब देखिए होता क्या है, ये मैंने जो वैल्यूज आपसे अभी बोली आपने सुन ली, आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये मान के चलिए इसमें मॉडिफिकेशन क्वेश्चन वाइज होता रहता है। तो आप जब क्वेश्चन लगाए तो कई बार क्या रहता है 150 मीटर से ऊपर का ब्रिज में भी आपको आंसर में सस्पेंशन ब्रिज दिख जाएगा, तो वो गलत नहीं है, वैल्यू मॉडिफाई होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन भी उसी हिसाब से आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो मोर फीजिबल होगा। और मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है अपना हाइट ऑफ ब्रिज। हाइट ऑफ ब्रिज बेसिकली मैं हाई फ्लड लेवल के बिहाफ पे बताता हूँ, जो HFL होता है उसके बिहाफ पे हम बोलते हैं कि 1.2 टू 1.5 मीटर अबव हाई फ्लड लेवल, जो भी HFL है आपका, ठीक है। इसके बाद आता है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन आपका सॉइल में भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली वेल फाउंडेशन का हम यूज करते हैं मेगा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो वेल फाउंडेशन में आपको ये याद रखना है, दीज आर यूज्ड इन द मेगा स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ द डीप फाउंडेशन। जो हम पढ़ते हैं शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ये जियो टेक्निक का पार्ट है। मैं आपको बेसिकली ऊपर से एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि जो मतलब शैलो बेसिकली अगर सॉइल का स्ट्राटा हार्ड आपको ऊपर ही ऊपर मिल गया तो आप वहाँ पे शैलो फाउंडेशन यूज कर लेते हैं, लेकिन सॉइल स्ट्राटा इतना हार्ड है नहीं, आपको वो लोड बियर कर ही नहीं पाएगा, तो आपको और ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको अपना बेस तैयार करना पड़ता है। या सीधी सी भाषा में बोलूँ, आप पाइल्स का यूज करते हैं। बेसिकली दीज आर कम्स अंडर द डीप फाउंडेशन। पाइल यूज कर रहे हैं, वेल फाउंडेशन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन मैं आपको प्रॉपरली जियोटेक में पढ़ाऊंगा कि होता क्या है डीप फाउंडेशन, इसका रिलेशन से टर्म में जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, उसके टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए जियोटेक का पार्ट है, उसमें आपको बताई जाएंगी। अभी आपको क्या समझना है कि ये जो क्या कहते हैं ग्रिप लेंथ क्या होती है। देखिए ग्रिप लेंथ को हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम स्कोर डेप्थ। अब आप पूछेंगे स्कोर डेप्थ क्या है, तो देखिए ये जो स्क्योर लेवल, ये स्क्योर लेवल है जहाँ पे स्क्योरिंग होगी। स्क्योरिंग सिल्टिंग आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली टॉप से अगर जो स्क्योरिंग लेवल तक आप जाएंगे वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ हो गई। और ग्रिप लेंथ का बेसिकली क्या है, जो एम्बेडेड लेंथ है, जो सॉइल के अंदर लेंथ एम्बेडेड की गई है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू योर वेल फाउंडेशन। जो आपका वेल फाउंडेशन है उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड आप क्या करते हैं, कई बार आपने पिलर गाड़े, आप पिलर जब गाड़ते हैं तो आप मिट्टी के अंदर जब गाड़ते जाते हैं तो उससे गाड़ने से क्या होता है, आसपास की सॉइल से उसे लेटरली सपोर्ट मिलता है, तो वो बेसिकली लोड बियर करने के काबिल हो जाता है। तो बेसिकली ग्रिप लेंथ का मतलब ही यही है कि हाउ मच एम्बेडेड लेंथ इनसाइड दिस सॉइल फ्रॉम दिस लेवल, इस लेवल से कितना आपने बेसिकली एम्बेडेड किया है। और जितना ज्यादा आप एम्बेडेड करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगी, आसपास से ग्रिप मिलेगी, मजबूती मिलेगी, तो वो लेटरली सपोर्ट कर पाएगा उस चीज को। तो ये सब चीजें हमारी चीज होती है, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम स्कोर लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम स्कोर डेप्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको बता दी। ग्रिप लेंथ इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रिप लेंथ किस किस की कितनी होती है। मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कही थी, बात मैंने ये कही थी कि जो ग्रिप लेंथ होता है वो हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ के रिलेशन में। ग्रिप लेंथ हमारी लेटरल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आसपास की सॉइल होती है जो उसका कंफाइनमेंट दे रही है, बेसिकली ये आपके पूरे वेल फाउंडेशन को मजबूती प्रदान कर रही है, एक बेस प्रदान कर रही है, ताकि ये लेटरली सपोर्टेड रहे, ये गिरे नहीं, ये फॉल ऑफ ना हो। तो बेसिकली ग्रिप लेंथ जो ग्रिप बना रहा है ये फाउंडेशन विद द दैट सॉइल, दैट इज द ग्रिप लेंथ। ये आपको पॉइंट मैंने समझाया था। ग्रिप लेंथ का मैंने बोला था रिलेशन हम रिलेट करते हैं मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ से। अब कैसे करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप समझ जाएंगे। सपोज मान लीजिए मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ है डी, अभी के लिए मान लीजिए डी, मार्कर मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा। मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ है अपने लिए डी, अब आपको विजिबल होगा डी है। तो रेलवे ब्रिजेस में ग्रिप लेंथ होती है 50% ऑफ मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ, माने 0.5 ऑफ डी इन रेलवे ब्रिजेस। ग्रिप लेंथ शुड बी द, ग्रिप लेंथ में लिख देता हूं यहाँ पे, ग्रिप लेंथ शुड बी 0.5 ऑफ डी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेंगे मैक्सिमम, आपसे पूछेंगे ग्रिप लेंथ इन केस ऑफ रेलवे ब्रिजेस शुड बी,
D/2, D/3, D/4। मैंने यहाँ पे 0.5D लिखा है, अगर मैं इसे D/2 भी लिख दूंगा तो गलत तो नहीं होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ग्रिप लेंथ में आप जरूर याद रखिएगा, रेलवे ब्रिजेस जो है उसके लिए ग्रिप लेंथ 50% ऑफ द मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ होती है, और इन केस ऑफ नॉर्मल रोड ब्रिजेस इट इज द 30% ऑफ द मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक टर्म आता है, देखिए इसका क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। आप अगर मुझसे बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि इसे रिपीट कर दो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें अपना मत कटवाइएगा। सिंपल सा अप्रोच है, 50% 30% वाला रिलेशन है। रेलवे ब्रिजेस में 50% ऑफ क्या कहते हैं मैक्सिमम स्क्वायर डेप्थ होता है, रोड ब्रिजेस में 30% ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर डेप्थ होता है। तो ये आप क्वेश्चन में नहीं कटवाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आप इस लेक्चर का उठा के देखिए, आप खुद बोलेंगे कि मैंने आपको हर एक चीज कवर कराई है और उससे भी ज्यादा ही बताया है जितना, क्योंकि जो भी मैंने बुक्स रेफर करी हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिला है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप ये मान के चलिए आप अभी सरप्लस में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें कभी गलती करके आते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मतलब आपका घटना कहलाएगा। तो ये आपका ना कटे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इन सब चीजों को मैंने मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ आपको प्रॉपर्ली डिफाइन की, ग्रिप लेंथ बताई कितनी इंबेडेड है इनसाइड, ग्रिप लेंथ का मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ से क्या रिलेशन होता है ये मैंने आपको बताया। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, इसलिए ही मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके कॉफर डैम हो गया, ब्रिज अब कॉफर डैम नहीं हुआ, सॉरी कॉफर डैम बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, आप किसी भी क्या कहते हैं रिवर साइड में कहीं मतलब जहाँ पे वाटर बॉडीज है वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। सपोज आपको एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। अब ब्रिज आपको बनाना है किसी क्या कहते हैं रिवर के ऊपर से, एक चैनल के ऊपर से, वाटर चैनल के ऊपर से। तो आप क्या, आपका टारगेट क्या होगा, अब क्या वहाँ पे जाके सीधा पानी के अंदर से खुदाई स्टार्ट कर देंगे और पानी के अंदर खुदाई करके डायरेक्ट कंक्रीट डाल देंगे? नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी किसी तरह भी जहां पे आपने लोकेट किया है आपकी पियर को, कि आपका कॉलम बेस कॉलम वहां खड़ा होगा, जो भी आपने पहले से ही रिलोकेट कर दिया, ड्राइंग आपने बनाई कि इस रूट के थ्रू आपका ब्रिज बनेगा। तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां से तो आपको वाटर को हटाना पड़ेगा, तभी पानी जब हटेगा तभी तो वहां पे जाके आप वहां की सॉइल में एक्सकवेशन करके कंस्ट्रक्शन का काम वो कर पाएंगे। तो होता क्या है, कॉफर डैम इज जस्ट लाइक अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, दीज आर द टेम्परेरी स्ट्रक्चर। उनका मोटो बस इतना सा है कि वो वहां पे जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां से वाटर को किसी तरह रिमूव कर दिया जाए, वाटर के फ्लो वहां पे ना हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर बिल्टअप किए जाते हैं ताकि वो वाटर के फ्लो को रोक दें, डाइवर्ट कर दें थोड़े समय के लिए, बिल्कुल ही स्टॉप कर दें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट तक, ताकि जो आपका एक्सकेवेशन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इजीली हो सके। अब जैसे आप उसने पानी को फ्लो को तो रोक दिया, लेकिन जो पहले से पानी प्रेजेंट होगा उसे आप पंप आउट कर लो, पंप आउट करने के बाद आपको सॉइल मिल जाएगी, सॉइल पे आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। अगर सॉइल स्टेबल नहीं है, बाई चांस सॉइल अनस्टेबल सॉइल है, ठीक है, सॉइल में अगर सॉइल का आपको क्या कहते हैं सॉइल में वर्क करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी किए जा सकते हैं। तो हर एक तो इसलिए आपको कॉफर डैम का मतलब पता होना चाहिए कि कॉफर डैम बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये, और मैं जानबूझ के एक टेक्निकल टर्म्स आपके सामने बार बार बोल रहा हूँ, और मैं लेमैन लैंग्वेज में भी मैं आपको समझाता चलूंगा, नॉर्मल लैंग्वेज में भी, लेकिन ये टर्म्स बोलने से फायदा आपको ही होगा। आपको फायदा कैसे होगा, क्योंकि अगर आपके मन में ये टर्म बैठ गए तो कल को पेपर में क्वेश्चन आएगा कॉफर डैम टेम्परेरी स्ट्रक्चर, कहीं आपको लिखा दिख गया, आप क्लिक कर दोगे क्योंकि आप बोलोगे टेम्परेरी स्ट्रक्चर कॉफर डैम से रिलेटेड कहीं किसी लेक्चर में मैंने पढ़ा था। तो इस बात को अगर आप समझ गए, मतलब आपने लेक्चर सुना और आप को रिलेट कर गए, तो आपका तो एक नंबर बन गया और आपका कटने से बच गया। इसलिए मैं आपके सामने ऐसे टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है ब्रिज बियरिंग। ब्रिज का दो पार्ट है, मतलब दो पार्ट तो नहीं बोल सकता, ब्रिज का एक सब स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, एक सुपर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। इन दो कड़ी को जो जोड़ता है, बेसिकली वो कड़ी को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा है, ब्रिज बियरिंग होता है। मतलब ब्रिज बियरिंग का अगर मैं बेसिकली सोचूं ब्रिज बियरिंग का फंक्शन क्या हुआ, तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर होकर सब स्ट्रक्चर में आ रहा है, ये भी ब्रिज बियरिंग के थ्रू आ रहा है। और सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन, समझ में नहीं आया और सिंपल भाषा कर देता हूं,
मेरा ये है सुपर स्ट्रक्चर, ये है सब स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो जोड़ रहा है, बेसिकली वो कौन जोड़ रहा है? बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चरल डिवाइस है जो कि प्रेजेंट है इन बिटवीन दिस, तो उसी को तो अपन ने कह दिया क्या? ब्रिज बियरिंग। बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ का लोड ट्रांसफर होके सब स्ट्रक्चर में जा रहा है, लोड बेसिकली इसके थ्रू ही जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रही है, जो भी रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का, वो भी बेसिकली इसी के ही थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिलेटिव मूवमेंट के साथ साथ लोड ट्रांसफरिंग। मैंने ये 2 पॉइंट फिर से ऐसे क्यों बोले, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, ब्रिज बियरिंग कई टाइप की होती है, स्लाइडिंग, रॉकर एंड पिन बियरिंग, रोलर बियरिंग एंड इलास्टोमेरिक। इनके बारे में देखिए जो पूछा गया है मैं आपको वही अच्छी तरह से बताऊंगा, जो टर्म पूछा गया है। बेसिकली जो स्लाइडिंग बियरिंग होती है ना, तो जो भी डिफ्लेक्शन जो आपके सपोर्ट्स में आ रहा है, सपोर्ट में डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। लोड अगर किसी के ऊपर से किसी आपके स्पैन के ऊपर से लोड ट्रांसमिट होगा या लोड लगेगा, तो बेसिकली डिफ्लेक्शन आएगा सपोर्ट पर कुछ ना कुछ। तो उनकी वजह से जो भी रोटेशन आएगा, सिंपल भाषा में बोलूं तो कोई भी लोड मेरे स्पैन पे लग रहा है, उस स्पैन पे लोड लगने के कारण डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ आएगा सपोर्ट्स पे। दैट डिफ्लेक्शन कॉजेस सम रोटेशन, एंड इफ दीज रोटेशन आर नेग्लेजिबल, इफ दीज रोटेशन आर नॉट इनफ, मतलब नेग्लेजिबल अमाउंट है जिसे कंसीडर नहीं किया जाए, नॉट कंसीडरेबल, देन इन दैट केस यू आर यूजिंग द स्लाइडिंग टाइप ऑफ बियरिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। ये यूज किया जाता है अप टू 15 मीटर लेंथ के लिए। जो स्पान अपना 15 मीटर तक का होता है तो उसमें अपन स्लाइडिंग टाइप यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका रॉकर एंड पिन बियरिंग। रॉकर एंड पिन बियरिंग एक तरह का एक्सपेंशन बियरिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंशन बियरिंग। इसमें एक पिन होती है और एक कर्विकल सरफेस होता है। पिन जो होता है वो रोटेशन को संभालता है, कर्विकल सरफेस ट्रांसलेशन को संभालता है, वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कर्व सरफेस है ये बॉटम में और पिन सरफेस है ऊपर। तो देखिए, पिन एट द टॉप विच कॉसेस रोटेशन एंड कर्व सरफेस एट बॉटम जो कि ट्रांसलेशन कॉज करता है। तो बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। चाहो तो मैं रिपीट कर देता हूं। बेसिकली रॉकर एंड पिन बियरिंग इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सपेंशन बियरिंग। इसमें एक पिन पार्ट होता है, एक कर्विकल पार्ट होता है, सरफेस कर्विकल पार्ट होता है इसका। पिन बेसिकली रोटेशन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका कर्व्ड सरफेस है बॉटम पे वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। मेनली यूज किया जाता है इसे स्टील ब्रिजेस में। मेरी एक एक लाइन एक एक MCQ है, ये याद रखिएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक एक लाइन को 10 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर आपसे स्किप कर गए हो तो आप दूसरी बार में सुन लें, ठीक है। तो मेनली इसे यूज किया जाता है स्टील ब्रिजेस में, किसे? रॉकर एंड पिन को। अब उसके बाद आता है रोलर बियरिंग स्पान। रोलर बियरिंग स्पान बेसिकली ये आया हुआ क्वेश्चन है, 18 to 24 मीटर के स्पान के लिए बेसिकली यूज करते हैं इसे, ठीक है। 2 पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में सिंगल रोलर भी हो सकता है, डबल रोलर भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। इसके बाद है इलास्टोमेरिक। इलास्टोमेरिक बियरिंग में आपकी रबर की कई सारी हॉरिजॉन्टल जो आपका क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर होती है रबर की, सिंथेटिक और नेचुरल रबर की लेयर होती है। बेसिकली जो मान के चलिए जो आपके लार्ज स्पान ब्रिज होते हैं ना, वहां पे ये सबसे इकोनॉमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रिज बियरिंग फॉर द लार्ज स्पान ब्रिज, दिस इज द क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैंने आपको बताया इलास्टोमेरिक के बारे में। इलास्टोमेरिक में हम रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों अलाउड करते हैं। सिमिलरली रॉकर एंड पिन बियरिंग बेसिकली एक्सपेंशन ब्रिज था, इसमें भी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों अलाउ कर रहे थे। पॉइंट ऊपर जो था मैंने बोला था ना क्या था इसमें पिन थी टॉप पे की पिन रोटेशन के लिए उत्तरदायी थी, कर्व्ड सरफेस था बॉटम पे वो बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए उत्तरदायी था। तो अगर आप देखिए अब आप कैसे फंसते हैं, आपसे पूछा जाता है इन रॉकर एंड पिन बियरिंग विद रोटेशन हैपन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन हैपन या ओनली ट्रांसलेशन हैपन। अगर ये 3 ऑप्शन होते आपके दिमाग में तुरंत आता कि सर ने बोला था इसमें पिन होती है और कर्व्ड सरफेस होता है, टॉप पे पिन है तो वो रोटेशन देगी, कर्व्ड सरफेस है बॉटम पे तो वो क्या दे देगा मुझे? ट्रांसलेशन। तो इसमें रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों होगा। इससे एक क्वेश्चन और बन गया घुमा के कि एक्सपेंशन बियरिंग में रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होता है। हम बोलेंगे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होता है। तो यही घुमा फिरा के आपको बियरिंग का क्वेश्चन 100% मिलेगा, गलती मत करिएगा। मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूं उनसे आपकी कोई भी गलती ना हो। ग्रिप लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप रेलवे ब्रिजेस और आपका रोड ब्रिजेस में बता दिया क्या क्या रिलेशन था,
वो आपको याद रखना है, ठीक है। कॉफर डैम से रिलेटेड आपसे सिंपल सी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेल फाउंडेशन बता चुका हूँ, हाइट ऑफ ब्रिज, स्पैन ऑफ ब्रिज में बता ही चुका हूँ। स्पैन ऑफ ब्रिज में देखिए मैं आपको एक रामबाण इलाज बता दूं, कई बार आप फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। अगर आपको डायमेंशन ज्यादा नजर आ, मतलब बहुत ज्यादा डायमेंशन, स्पाइन की लेंथ समझ में आ रही है ना, सस्पेंशन ब्रिज में टिक कर दीजिएगा। वो मतलब देखिए अब आपको कुछ नहीं पता उस कंडीशन में, तो उस स्थिति में सस्पेंशन ब्रिज को मैं बोल रहा हूँ टिक करिएगा। पढ़ के जा रहे हैं प्रॉपर, आप मैं जितना बताया उतना पढ़ के जा रहे हैं और प्रॉपर आपने पढ़ रखा कि कितने से कितने के लिए कौन सा होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर फंस जाए तो सस्पेंशन पे ही टिक कर दीजिएगा। 100% में से 80 to 90% आप करेक्ट निकल जाएंगे। अगर कुछ गलत होना ही होगा तो गलत होके ही रहेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी। लेकिन नहीं पढ़ने पे, नहीं पढ़ के गए हैं और उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया है, आप क्लिक कर दीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही ही निकलेगा, ठीक है। बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आपको इस ट्रिक की कभी आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी, और मैं चाहता भी नहीं पड़े आपको ऐसी ट्रिक की आवश्यकता। अब देखिए लोडिंग जो होती है, जो ब्रिज में लोडिंग होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। IRC क्लास ए लोडिंग होती है, क्लास बी लोडिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ IRC क्लास ए लोडिंग। IRC क्लास ए लोडिंग, तो ये जो यूज होती है IRC क्लास ए लोडिंग, बेसिकली दिस टाइप ऑफ लोडिंग यूज टू डिजाइन किस टाइप के स्ट्रक्चर। IRC क्लास ए लोडिंग को अपन यूज करते हैं परमानेंट ब्रिज के डिजाइन में। परमानेंट ब्रिज की जब डिजाइन करते हैं उस केस में हम IRC क्लास ए लोडिंग यूज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम स्टैंडर्ड लाइव लोड लेते हैं ब्रिज का। क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज। वी कंसीडर स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज, तो ये गलती मत करिएगा। तो IRC क्लास ए लोडिंग बेसिकली परमानेंट ब्रिजेस के लिए यूज होती है, डिजाइन में, परमानेंट ब्रिजेस के डिजाइन में, और इसमें हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज। IRC क्लास बी टाइप ऑफ लोडिंग बेसिकली यूज होती है टेम्परेरी ब्रिज के डिजाइन में, ठीक है, और इसमें हम कंसीडर करते हैं लाइट लोडिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये देखिए थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसी को घुमा फिरा के आपके सामने कई क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर ये आपके सामने दिया गया है। क्लास ए और क्लास बी टाइप की लोडिंग के लिए, फॉर IRC क्लास ए एंड क्लास बी लोडिंग, वी हैव टू डिटरमाइन इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर शुड बी इक्वल टू A अपॉन B प्लस L। L इज द लेंथ ऑफ द स्पैन, और A और B बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि RCC टाइप के लिए A की वैल्यू 4.5 और B की वैल्यू 6 होती है, और स्टील के लिए A की वैल्यू 9 और B की वैल्यू 13.5 होती है। अब देखिए होता क्या है, पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। पेपर में इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको बोल देगा कि स्पान की लेंथ है 3 मीटर है सपोज, और बोल देगा या तो 45 मीटर है, कुछ भी बोल देगा। आपसे पूछेगा फॉर RCC ब्रिज कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए आपको बस ये याद रखना है अच्छी तरह से, इसका क्वेश्चन 100% आएगा। अगर ब्रिज इंजीनियरिंग से किसी को कुछ पूछना होगा और वो चाहता होगा कि सबसे हार्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाए, तो वो इसी का ही बनाएगा। और सोचिए कितनी सरल चीज है, अगर आपको RCC और स्टील के लिए A और B कांस्टेंट की वैल्यू याद हो गई, आप कभी भी जैसे सपोज मैं 3 मीटर लेंथ स्पैन के लिए RCC ब्रिज के लिए पूछा, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। A कितना है RCC के लिए 4.5 और B कितना है 6, ठीक है। और क्या कहते हैं, सपोज L मुझे नहीं दिया तो मैं L लिख देता हूँ, अगर L दिया तो मैं 3 लिख दूंगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आप जवाब दे सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसमें A और B की वैल्यू ढंग से याद रखिएगा। इसका आपको न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव बुक्स में, आप अगर ESC की बुक्स, आप किसी की भी बुक रेफर कर रहे हो, ठीक है ना, स्टेट सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, या कुछ भी आप कोई और SSC वगैरह की बुक्स यूज कर रहे हैं या और कोई बुक यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ये टॉपिक है तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं तो उसमें इम्पैक्ट फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। सिंपल रिलेशन है A अपॉन B प्लस L, डायरेक्टली आपको AB की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप याद रखें, मत भूलिएगा। फालतू का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया और ये कट गया आपका, सोचिए कितना लॉस होगा। और सीधा सीधा रिलेशन है, कई बार तो L देता ही नहीं है, वो बोल देता डायरेक्टली फॉर RCC ब्रिज टेल द रिलेशन फॉर द इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर का रिलेशन बताओ। या स्टील ब्रिज के लिए आपसे पूछ लेगा, आपको डायरेक्टली बस A और B की वैल्यू पता है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है।
तो ऐसी चीज अगर आपके हाथ में आ रही है, मतलब ये हाथ में दिया जाने वाला लड्डू है, तो इस लड्डू को मत ठुकराइए और इसको हमेशा याद रखिए, यही कोशिश करिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज और सबमर्सिबल ब्रिज। देखिए एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखिए अगर मैं सिर्फ प्रॉपर टेक्निकल भाषा में अगर आपसे बोलूंगा ना, तो उसे बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन आया था कि एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज इज, तो बेसिकली इट इज द क्रॉस बिटवीन गर्डर ब्रिज एंड केबल स्टेड ब्रिज। और अगर मैं अपनी भाषा में, जैसे इस भाषा में तो उसमें प्रॉपर इसमें एक पॉइंट लिखा आया था, इट इज डिस्क्राइब एज द क्रॉस बिटवीन द गर्डर ब्रिज एंड केबल स्टेड ब्रिज। लेकिन अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज जस्ट अ केबल स्टेड ब्रिज विथ अ कन्वेंशनल गर्डर, बॉक्स कन्वेंशनल गर्डर होता है इसमें, है ना, ये केबल स्टेड ब्रिज होता है। तो बेसिकली इट इज अ कैसा केबल स्टेड ब्रिज है विथ कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर। तो ये तो मेरी भाषा में हो गया, लेकिन जो जनरल भाषा में पेपर में क्वेश्चन आया था, बेसिकली इट इज द क्रॉस्ड बिटवीन द गर्डर ब्रिज एंड केबल स्टेड। बस ये दो टर्म आपने याद रख ली ना, गर्डर एंड क्या कहते हैं केबल स्टेड, आप इसका क्वेश्चन बना लोगे 100%। जिस दिन आप पेपर में आपके एक्स्ट्रा डोज आया और आपके दिमाग में आप चला सर ने एक्स्ट्रा डोज के समय केबल स्टेज बोला था, एक गर्डर बोला था, उससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे, तुरंत टिक, आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है। अब देखिए अगर करंट का अगर कुछ पूछना होगा उसे, अगर जीके से रिलेटेड जानना चाहेगा, तो भरूच इंडिया में न्यू नर्मदा ब्रिज बना है जो लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है। तो ये मैंने आपको डाटा बता दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका सबमर्सिबल ब्रिज। सबमर्सिबल ब्रिज में बेसिकली क्या रहता है, ये मूवेबल ब्रिज होता है। इसमें जो लोअर डेक होता है वो पानी के नीचे चला जाता है, वाटर लेवल के नीचे चला जाता है, ताकि जो भी आपका वाटर बॉर्न ट्रैफिक है ना वो आ जा सके। आप बोलेंगे तो आपने जनरल भाषा में बोल दिया, डेफिनेशन के टर्म में बताओ, तो बताता हूँ, टाइप ऑफ अ मूवेबल ब्रिज दैट लोअर ब्रिज डेक below water level to permit waterborne traffic to use waterway. This is the general term. सीधी सी बात है, पानी का रास्ता अगर जहाज वगैरह को यूज करना है तो डेक नीचे चला जाएगा, यूज करने देगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। दिस इज द मूवेबल टाइप ऑफ ब्रिज। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्क्यू ऑफ ब्रिज क्या होता है। स्क्यू ऑफ ब्रिज इज द स्क्यू ऑफ ब्रिज, पहली बात तो एंगल होता है। किस किस के बीच में एंगल होता है? स्क्यू ऑफ द ब्रिज एंगल होता है सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज एंड सेंटर लाइन ऑफ पियर। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और 100% आपको देखने को मिलेगा। स्क्यू ऑफ द एंगल, स्क्यू ऑफ द एंगल इज द एंगल बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज एंड सेंटर लाइन ऑफ पियर। तो सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज एंड सेंटर लाइन ऑफ पियर के बीच में एंगल होता है। कितने से कितने बीच में होता है? 1 डिग्री टू 60 डिग्री। कितने से कितने बीच में होता है स्क्यू एंगल? 1 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक टर्म आता है कि क्वेश्चन पूछा गया है, आरसीसी ब्रिज अगर आरसीसी ब्रिज के स्पान अगर 12 मीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो इंपैक्ट फैक्टर है वो सारी क्लास की लोडिंग के लिए सेम होगा। क्या प्यारा कॉन्सेप्ट दिया है। और ये 12 मीटर पेपर में आपको दिख जाएगा, पूछ लिया जाएगा 12, 18, 16, 20, 4 ऑप्शन, कौन सा क्लिक करोगे? 12 क्लिक करोगे कि 12 मीटर। अगर आरसीसी ब्रिज 12 मीटर से ज्यादा का है, बियॉन्ड 12 मीटर, तो इंपैक्ट फैक्टर सेम होगा, क्लास ए, क्लास बी, डबल ए, 70R लोडिंग सबके लिए सेम होगा। तो 12 मीटर पे क्लिक कर दोगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, समझे। इसके बाद आपका रहता है FE 415 की परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्स्ड बार फॉर FE 415 इन ब्रिजेस। तो देखिए टेंशन इन फ्लेक्सर है, शियर है, कंबाइंड बेंडिंग है, तो कितना होता है? 200 मेगापास्कल होता है परमिसिबल स्ट्रेसेस। डायरेक्ट कंप्रेशन है तो 170 मेगापास्कल होता है, और टेंशन इन हेलिकल है तो 95 मेगापास्कल होता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, अभी तो मैंने आपको सस्पेंशन ब्रिज सब पढ़ा दिया। ये सस्पेंशन ब्रिज में आपको ये पता है पिलर्स जो होते हैं वो कंप्रेशन लेते हैं और केबल्स क्या लेती हैं? टेंशन। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हावड़ा ब्रिज आपको पता होना चाहिए, कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मिनिमम ग्रिप लेंथ ऑफ वेल फाउंडेशन आपसे पूछा गया, क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं इन आरसीसी ब्रिज बियॉन्ड फिर डैश स्पैन द इम्पैक्ट फैक्टर इज सेम फॉर क्लास ए, बी और डबल ए 70R। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ग्रिप लेंथ का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रिप लेंथ बिलो मैक्सिमम स्क्वायर लेवल फॉर रेलवे ब्रिजेस पे जस्ट शुरुआत में ही आपको बताया था 50% और 30% वाला कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो इसमें हमें गलती नहीं करनी। हमारी कहानी आज स्टार्ट हुई थी, वह देख लेते हैं स्पैन ऑफ ब्रिज से। स्पैन ऑफ ब्रिज में मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस और उसके रिलेटेड स्पैन कितने कितने होते हैं। हाइट ऑफ ब्रिज मैंने 1.2 टू 1.5 मीटर अबव हाई फ्लड लेवल बता दी थी। वेल फाउंडेशन से रिलेटेड मैंने बोला था ग्रिप लेंथ का क्वेश्चन 100% बनेगा, ग्रिप लेंथ का क्वेश्चन गलत मत करिएगा। 0.5D ग्रिप लेंथ आ जाती है किसके केस में, रेलवे जो अपना कल्ट होता है उसके केस में आ जाती है ना, रेलवे ब्रिजेस के केस में 0.5D बता दी थी मैंने। D इज द मैक्सिमम सिक्योर डेप्थ होता है, इसके ग्रिप लेंथ और मैक्सिमम सिक्योर डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा मैंने कॉफर डैम बता दिया, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको कॉफर डैम ऐसा समझाया गया कि आप गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रिज बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने प्रॉपर्ली डिस्कस किया। उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, उसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट, उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट, उसके टाइप्स में जो जो चारों की उसकी डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट है वो मैंने सारे बताए आपको। लोडिंग कंडीशन बताई, क्लास ए क्लास बी लोडिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही इंपैक्ट फैक्टर आ जाता है, कैसे निकालते हैं वो निकालना आपको सिखाया मैंने। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज क्या होते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज तो सिंपल था, एक्स्ट्रा डोज ब्रिज की थोड़ी डेफिनेशन का प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला केवल दो चीजें याद रख लो, केबल स्ट्रेट ब्रिज और गर्डर ब्रिज, यही मैंने आपको बताया था। देखिए गर्डर ब्रिज और केबल स्ट्रेट ब्रिज दो ही टर्म मैंने आपसे बोले थे, याद रखोगे, गलती नहीं करोगे, क्योंकि इट इज द क्रॉस बिटवीन द गर्डर ब्रिज एंड केबल स्ट्रेट ब्रिज। या सिंपल भाषा में अगर आपसे मुझसे जानना चाहोगे तो मैं बोलूंगा इट इज द केबल स्ट्रेट ब्रिज विद कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस करी। स्क्यू ऑफ ब्रिज, स्क्यू ऑफ ब्रिज अभी कई बार पेपर में पूछते हैं स्क्यू ऑफ ब्रिज है क्या, लेंथ पैरामीटर है, क्या है, दिट इज द एंगल किस किस के बीच में, ब्रिज और पियर की सेंटर लाइन के बीच में, सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज एंड सेंटर लाइन ऑफ पियर, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके बाद Fe4 और 5 के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जो फेज 1 हमने आज फेज 1 कंप्लीट किया है ब्रिज इंजीनियरिंग का, आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम स्क्योर डेप्थ बता दी, स्क्योर लेवल का है जहाँ पे स्क्योरिंग हो रही है वो बता दिया, ग्रिप कैसे होती है, ग्रिप लेंथ क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकली, बेसिकली इट इज द एम्बेडेड लेंथ, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। सारे टर्म्स मैंने आपके सामने क्लियर किए। इंपैक्ट फैक्टर में ए और बी की वैल्यू इतनी मायने रखती है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। तो आज जितनी चीजें पढ़ी हैं बस कान में ईयरफोन लगा के बस सुन लेना, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका कहीं नहीं कटेगा। इस तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर।